गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में किया था कि इन्वेंट्री क्या है, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि इन्वेंट्री एक ईडल रिसोर्स है जिसका कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिसको हम फ्यूचर में किसी भी डिमांड को फुलफ़िल कराने के लिए या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या था कि इन्वेंट्री क्या करती है, हेल्प करती है डायरेक्शन देने में, किसको, मैनेजमेंट को, और मैनेज करती है किसी इंडस्ट्री को ताकि वो कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड कर सके और जो उनका टारगेट है, टर्नओवर का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, ये इन्वेंट्री थी। तो हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या आता था, एक तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आता था, दूसरा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जिसको हम सेमी फिनिश्ड भी कहते हैं, थर्ड था फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री जिसको हम प्रिपेयर्ड इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है। और अब हम जो हमारी इन्वेंट्री है उसको दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है डायरेक्ट इन्वेंट्री और सेकंड होती है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। जो फर्स्ट डायरेक्ट इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, दूसरा है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, थर्ड है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज़। और ये जो डायरेक्ट इन्वेंट्री होती है ये क्या होती है, ये लास्ट में जब हमारा गुड्स तैयार होते हैं, जब हमें फिनिश्ड गुड मिलता है तो ये उसमें एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करती है, इंटीग्रल पार्ट होता है उसका। जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ही हमारा क्या बनेगा, जो फिनिश्ड गुड है वो बनेगा। तो ये सब क्या है, हमें लास्ट में हमारे जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में हमें इन्वॉल्व मिलते हैं। और जो हमारा सेकंड है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, वो क्या होता है, वो हमारा जो फिनिश्ड गुड का है, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनका एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बनता, उनका एक कंपोनेंट नहीं बनता, बट वो कैसे हेल्प करता है, जैसे कि ऑयल है, ऑफिस मटेरियल है, मेंटेनेंस है, कॉस्ट, ये सब क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सब किस में इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में। ये अपना रोल तो प्ले करते हैं बट ये हमारे फिनिश्ड गुड में का एक कंपोनेंट नहीं बनते। ठीक है। इसके बाद हमारे यूजेस हैं इन्वेंट्री के, वो क्या क्या हैं। एक तो इन्वेंट्री में आप लगा लो कि इन्वेंट्री है ना, वो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब ओवर स्टॉकिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक कर लें तो वो हो जाता है ओवर स्टॉकिंग। बट डिमांड क्या होती है, उसकी कम है और हमारे पास स्टॉक लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो प्रोडक्ट है हमारा वेस्ट जाएगा, वो ईडल पड़ा रहेगा, उसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी, तो वहाँ पे हमारा जो मनी है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है। और अगर हमारे पास अंडर स्टॉकिंग हो जाए, जैसे कि डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास स्टॉक लेवल कम है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि हम कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल नहीं करा पा रहे। तो इन दोनों सिचुएशन को बैलेंस करने में कौन हेल्प करता है, हमारा इन्वेंट्री हेल्प करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्वेंट्री है वो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग में बैलेंस बना के रखता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है वो या कोई बिज़नेस है वो कस्टमर की डिमांड को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सके और जो उनका मंथली या वीकली या फिर जो ईयरली टर्नओवर है, जो टारगेट है, उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है। अब जैसे इसके यूजेस हैं, फर्स्ट क्या है, हेल्प इन स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिज़नेस। ये हमारे बिज़नेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है, अगर ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल्स हैं या अदर प्रोडक्ट्स हैं, सेमी फिनिश्ड हैं या जो फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको स्टॉक करके रखता है। ठीक है, ताकि अगर इन फ्यूचर उनकी डिमांड बढ़ती है तो हम उनको टाइम टू टाइम कस्टमर तक पहुंचा सके। ठीक है। तो इससे जो हमारा बिज़नेस है वो स्मूथली और एफिशिएंटली रन होता रहता है। तो फर्स्ट इसका हो गया हेल्प इन स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या है, इन्वेंट्री प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर्स इमीडिएटली और एट ए शॉर्ट नोटिस। तो अगर कई बार क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगर हमारे पास हमने उसकी इन्वेंट्री क्रिएट की है, उस प्रोडक्ट की, उसका स्टॉक करके रखा है, तो हम उसका जो वो डिमांड है, अगर हमें शॉर्ट नोटिस पे वो डिमांड मिली है, हम उसको फुलफ़िल करा सकते हैं।
ठीक है। तो ये कस्टमर को क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है इमीडिएटली, चाहे वो किसी भी शॉर्ट नोटिस पे क्यों ना हो, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। थर्ड क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टॉक द कंपनी में हैव टू पे हाई प्राइस बिकॉज ऑफ प्राइस वाइज परचेजिंग, मेंटेनिंग ऑफ इन्वेंट्री में अर्न प्राइस डिस्काउंट बिकॉज ऑफ बल्क परचेजिंग। तो कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास स्टॉक की एब्सेंस है और डिमांड ज़्यादा आ रही है, जैसे विंटर में हमारे पास विंटर क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास उसका स्टॉक कम है। अब डिमांड ज़्यादा है तो हमें कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कराना है, तो हम उसको कहीं ना कहीं से परचेज़ करेंगे। अगर हम उसको शॉर्ट नोटिस पे किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो वो हमें किस पे मिलेगी, एक हाई प्राइस पे मिलेगी, ठीक है। तो उस हाई प्राइस पे ना तो हम कुछ अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर को तो वो रिलायबल प्राइस पे बेचनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री है, अगर उस प्रोडक्ट का किसी टाइम पे डिस्काउंट चल रहा है, अगर हम उसको बल्क में परचेज़ कर ले डिस्काउंट टाइम में, तो क्या होगा, हमारा मतलब हम कम इन्वेस्ट करेंगे और जब उसकी डिमांड आएगी तो हम उसको एक रिलायबल प्राइस पे बेच देंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फोर्थ क्या है, इन्वेंट्री आल्सो एक्ट एज ए बफर स्टॉक व्हेन रॉ मटेरियल्स आर रिसीव्ड लेट एंड सो मैनी सेल ऑर्डर आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। कई बार क्या होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है वो बहुत लेट रिसीव होता है और अभी उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो प्रोडक्शन होगी ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगी तो जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं सेल ऑर्डर वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर इन्वेंट्री इस टाइम पे बफर स्टॉक की तरह हमारे पास हेल्प करता है, वो कैसे, इन्वेंट्री का मतलब ही ये है कि हम किसी भी चीज़ को स्टॉक करके रखें, अगर उसका स्टॉक हमारे पास है तो वो एज ए बफर स्टॉक हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इन्वेंट्री आल्सो रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट। इन्वेंट्री है प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कैसे कि अगर हमने किसी भी रॉ मटेरियल को डिस्काउंट के टाइम पे परचेज़ किया है तो जब उसकी डिमांड आती है तो हम उसको मार्केट से, जैसे मार्केट में अगर वो वही प्रोडक्ट 100 रुपये में बेचा जा रहा है, सेल हो रहा है, तो हम उसको कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 100 रुपये से कम में सेल कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होगी और हमारा प्रॉफिट भी वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कम की थी, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोनॉमी बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द फ्लक्चुएशन व्हेन द डिमांड फॉर ए आइटम फ्लक्चुएट और इज ए सीजनल। कई बार क्या होता है कि जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड है वो सीजनल होती है, जैसे सर्दियों में विंटर क्लॉथ्स की होती है, गर्मियों में समर क्लॉथ्स की होती है, ठीक है, कॉटन की ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर हम उसको स्टॉक करके रखते हैं, जैसे कॉटन को या वुलन को स्टॉक करके रखते हैं, तो वो जो सीजनल फ्लक्चुएशन आती है उस टाइम पे हमारी कौन हेल्प करता है, इन्वेंट्री हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब हमारे यूजेस थे इन्वेंट्री के। इसके बाद इन्वेंट्री की कुछ कॉस्ट होती हैं जो हम अब आगे स्टडी करेंगे। तो इन्वेंट्री कुछ कॉस्ट है वो इन्वॉल्व करती है, जैसे कि सेटअप कॉस्ट है। अब हमें कोई भी फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री लगाने के लिए हमें लैंड चाहिए, तो उसके बाद हमें उसमें एक फैक्ट्री बनानी भी पड़ेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। थर्ड क्या है, उसमें मशीनरी चाहिए ताकि हम उसमें प्रोडक्शन कर सकें। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेटअप करने में। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उससे पहले उसके लिए प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, किस चीज़ का, फैक्ट्री का, मशीन्स का, लेबर का। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी सेटअप कॉस्ट में। जैसे कि दिस इंक्लूड द फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सेटिंग अप ऑफ मशीनरी बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो जो सेटअप हमें करना पड़ता है, चाहे वो मशीन का हो, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, तो वो किस में इंक्लूड हो जाता है, हमारा सेटअप कॉस्ट में, ठीक है। और जो सेटअप कॉस्ट है जनरली अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर्ड फॉर ए प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है, जो डिमांड आई है, उसके इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है।
इससे नेक्स्ट हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ए यूनिट इन इन्वेंट्री। अब हम इन्वेंट्री तैयार करते हैं, मतलब कि कोई एक स्टोरेज रूम तैयार कर रहे हैं। उस स्टोरेज रूम में हम जैसे हमारे पार्ट्स, प्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं या फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। उसको स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए हमें वो जगह चाहिए, जगह का खर्चा, ठीक है, उसका रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट प्लस उसकी सिक्योरिटी, ठीक है, प्लस उसका हमने अगर कोई इंश्योरेंस लिया है वो, प्लस अगर उसका कोई टैक्स पे कर रहे हैं वो, तो वो सब किस में आ जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग में, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द कंट्रीब्यूटरी कॉस्ट एज द मनी स्पेंड इन प्रोड्यूसिंग द पार्ट्स, स्टोरेज, हैंडलिंग, डैमेज, इंश्योरेंस एंड टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो पार्ट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, दूसरा उसको स्टोर करने की, तीसरा हैंडल करने की, फिर उसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है, फोर्थ है इंश्योरेंस, फिर टैक्स या कोई भी अदर जैसे कि सिक्योरिटी का है, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट में। थर्ड है हमारा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। दिस इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद आइदर ए डिले इन मीटिंग डिमांड और द इनएबिलिटी टू मीट इट एट ऑल। तो क्या होता है कि जैसे कि कई बार हम डिमांड को, हमारे पास डिमांड आई है और उस डिमांड को फिल कराने में हम डिले हो जाते हैं, हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में क्या हो जाते हैं, डिले हो जाता है वो प्रोडक्ट पहुंचने में, ठीक है। अगर वो डिले हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसको स्टोर करने की जो कॉस्ट लगती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। These cost may remains constant और may vary as the function of time। तो ये टाइम के साथ या तो कांस्टेंट भी हो सकती है ये वाली कॉस्ट, या फिर ये वेरी भी कर सकती है। जैसे कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिलीवरी डिले ड्यूरिंग वन सेशन में बी ग्रेटर देन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिले ड्यूरिंग सम अदर सेशन। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसका जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे डिलीवरी होनी होती है, जब उसकी डिमांड होती है उस टाइम पे उसकी कॉस्ट कुछ और होती है, ठीक है, बट अब वो डिले हो गया तो किसी अदर सेशन में अगर हम उसे सेल करते हैं तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट अलग हो सकती है। तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट प्लस जो अब हमने उसको दोबारा से सेल किया तो उसमें से कुछ हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब, तो वो सब किस में इंक्लूड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज में, ठीक है। अब हमारे कुछ लिस्ट ऑफ सिंबल्स हैं जो आगे हम हमारे मॉडल्स करेंगे, जब इन्वेंट्री मॉडल्स आएंगे उनमें यूज़ होते हैं। फर्स्ट है क्यू हम किस चीज़ को डिनोट करता है, इनपुट और क्वांटिटी ऑर्डर। जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की जाती है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। QI है हमारा इनपुट विच अक्कर एट द बिगनिंग ऑफ ith पीरियड। अब कोई ith पीरियड है उस टाइम पे जो हमारी डिमांड होती है, जो इनपुट होता है उसको क्वांटिटी डिनोट करता है QI। Q नोट है हमारा ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, वो ऑर्डर क्वांटिटी जो हमारे लिए क्या है, ऑप्टिमम है, मीन्स कि अगर इतना हम क्वांटिटी सोच के चलते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो क्यू नॉट हो सकती है, ये ऑप्टिमम मान के चल रहे हैं हम, इससे हमारे ना तो लॉस होगा, हमें लॉस नहीं होगा, इससे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मतलब कि हमारा जो स्टॉक लेवल है वो क्यू नॉट के इक्वल रहेगा, ठीक है। हमें कभी भी ना तो हमारी जो डिले, ना तो हमारे प्रोडक्ट का डिले फेज आएगा, ठीक है, ना उसमें कभी लॉस होगा, ना हम कस्टमर की सर्विस को प्रोवाइड करने में अनसक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है क्यू नॉट, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आर क्या है, रिक्वायरमेंट पर टाइम इंटरवल। अब रिक्वायरमेंट कितनी है कस्टमर की, उसको आर से डिनोट करते हैं। आर आई क्या है, ith टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसको डिनोट करता है। एस आई होता है हमारा इन्वेंट्री लेवल एट द बिगनिंग ऑफ ith इंटरवल। एस मतलब स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री का जो स्टॉक लेवल होता है उसको एस से डिनोट करते हैं। और एस आई होता है जो ith इंटरवल पे जो हमारा इन्वेंट्री लेवल होता है उसको एस आई डिनोट करता है। अब स्मॉल एस आई क्या है, इन्वेंट्री लेवल एट द एंड ऑफ द ith इंटरवल। ये तो क्या था, कैपिटल एस आई बिगनिंग में, स्मॉल एस आई क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द ith इंटरवल। अब एस नोट क्या है, ये हमारा ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल है, मतलब कि ऐसा स्टॉक लेवल
बिगनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, मतलब किसी टाइम इंटरवल के बिगनिंग में ऐसा स्टॉक लेवल जो हमारे लिए ऑप्टिमम है, जो हमारी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए क्या है, फुलफिल कराने के लिए ऑप्टिमम है, मतलब जो कि हमारी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए इनफ है। ठीक है। टी क्या है, एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। टी एस है इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर इन एनी इन वैल्यू, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये मैं आपको देख के बता दूंगी। ये टी एस हमारा इंटरवल है बिटवीन प्लेसिंग एनी ऑर्डर। ठीक है। टी एस नोट क्या है, ऑप्टिमम टाइम इंटरवल है। ठीक है। दो ऑर्डर के बीच में। ठीक है। टी क्या है, पीरियड फॉर विच पॉलिसी इज़ बीइंग एस्टेब्लिश्ड। अब पूरा ये टी क्या है, टोटल टाइम है जिस टाइम के लिए हमने उस पॉलिसी को क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है, उस इन्वेंट्री को या उस प्रोडक्शन को जो एस्टेब्लिश किया है जिस टाइम के लिए, वो है टी। अब आगे हैं, आर है वो जो टोटल रिक्वायरमेंट है किस टाइम पीरियड के लिए, टी टाइम के लिए। C1 है वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, पर यूनिट ऑफ गुड्स फॉर ए यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी स्टॉक को, किसी भी प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट लगती है। C2 हो गया उसका शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट मतलब जब हमारे क्या होता है कि हमारे स्टॉक लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे जो शॉर्टेज कॉस्ट लगती है, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है और स्टॉक कम है तो हम कहीं ना कहीं किसी और से परचेज करेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे हमारी क्या लगती है, शॉर्टेज कॉस्ट। CS क्या है, सेटअप कॉस्ट है। ठीक है। TEC है टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। TEC नोट है मिनिमम एक्सपेक्टेड कॉस्ट। PR डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरिंग R यूनिट व्हेन R इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये R यूनिट की रिक्वायरमेंट जब होती है उसकी प्रोबेबिलिटी PR से डिनोट करते हैं। ठीक है। FR है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ R। ठीक है। PDF जिसको बोलते हैं हम, अगर हमारी R रिक्वायरमेंट अगर स्टॉक लेवल से कम है, S क्या होता है, स्टॉक लेवल, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरिंग S यूनिट ऑफ लेस देन R यूनिट ऑफ लेस देन S। ठीक है। वेयर R इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जो काउंटेबल होते हैं। FR क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर R। ठीक है। और अगर हम क्यूमुलेटिव लेते हैं, अगर PDF लेते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, और क्यूमुलेटिव लेते हैं तो R हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हो जाता है। ठीक है। कॉन्टीन्यूस जो किसी इंटरवल में होता है। FS क्या है, जो अब हमारा जो FS है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रनिंग S और लेस यूनिट वेयर R इज़ ए कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। ये R ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरिंग R और लेस यूनिट वेयर R इज़ ए कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। और जब R होता है तो हमारे क्या मतलब कॉन्टीन्यूस होता है, तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं, वो क्या होता है, 0 to S F of R dr। ठीक है। अब हमारी इन्वेंट्री के कुछ वेरिएबल्स होते हैं। मेनली हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक तो होते हैं कंट्रोल्ड, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक होते हैं अनकंट्रोल्ड, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड में क्या क्या आता है, हाउ मच क्वांटिटी एक्वायर्ड, मतलब हमने कितनी क्वांटिटी एक्वायर की है। या तो एक्वायर कैसे करते हैं, या तो परचेज करके, या प्रोडक्शन करके, या किसी अदर मीन से, मतलब किसी और से ख़रीद के। ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, कितनी क्वांटिटी हमने एक्वायर की है। फिर क्या है, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एक्विजन, हाउ ऑफन और व्हेन टू रिप्लेनिश द इन्वेंट्री। अब हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करने की, कि मतलब हमने कल भी पढ़ा था कि इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर सकते हैं कब कब, या तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में, या फिर कभी मतलब पीरियोडिक टाइम इंटरवल में। ठीक है। हम इन्वेंट्री को क्या करते हैं, रिप्लेनिश। तो ये भी कंट्रोल की जा सकती है। थर्ड क्या है, कंप्लीटिंग स्टेज ऑफ स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम का कंप्लीशन स्टेज क्या कब होता है, ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड में आ जाता है होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड पेनल्टी कॉस्ट।
ये हमारे अनकंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम किस जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसको कब तक होल्ड करना पड़ जाए, क्योंकि डिमांड पे डिपेंड करता है। जितनी डिमांड होगी उतना ही हमारा स्टॉक लेवल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मतलब उसमें से हम प्रोडक्ट को निकाल के क्या करते रहेंगे, कस्टमर तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। शॉर्टेज कॉस्ट भी डिपेंड करती है टाइम पे ही, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो शॉर्टेज होगी। पेनल्टी कॉस्ट भी टाइम पे ही डिपेंड करती है। और सेकंड क्या है, डिमांड। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी अनकंट्रोल्ड है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे कुछ इन्वेंट्री मॉडल्स आते हैं। तो ये हम इन्वेंट्री मॉडल हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो आपके बहुत मेन है इस चैप्टर में। ठीक है। इस सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट आपके मॉडल्स ही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये हम कल से करेंगे। ठीक है।